नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वासु और आप देख रहे हो एस टीवी का ऑनलाइन शो। हमारी मुंबई नगरी में कई एनजीओज हैं। जी हाँ, एनजीओज आप समझ सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पर इन्हें इतने पावर्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब भी कोई विपदा आती है या अगर कहीं पर कोई करप्शन होता है तो ये एनजीओ हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे बढ़कर आते हैं हमारी सरकार की मदद के लिए। ऐसी एक संस्था है नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल। जी हाँ, आज हम मिलवाते हैं उनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री मोहन कृष्णन जी से। सर, आप बताएंगे कि ये आपकी जो ये संस्था है, ये आपने कब फॉर्म की? ये संस्था है 1987 में दिल्ली में एक्टिव था। मैं इसमें 1994 में ज्वाइन किया एज अ मेंबर। उसके बाद कम से कम 3 महीने के अंदर मैं इसका बॉम्बे प्रेसिडेंट हुआ। 2 साल के अंदर 98 में मुझे महाराष्ट्र अध्यक्ष नियुक्त किया एंड 2000 में मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ। 2000 से लेकर 2006 तक अब तक मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग क्या क्या कार्य करते हो? संस्था जो एक लेजन का काम करता है, जैसा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो भी आम आदमी आज का तारीख में आम आदमी का कोई लेटर अगर किसी को देता है या आम आदमी कोई पुलिस स्टेशन या कोई बीएमसी ऑफिस या कोई भी ऐसा मंत्रालय में कहाँ भी जाता है तो उसका ज़्यादा करके सुनवाई नहीं होता है। उसका बैकग्राउंड देखता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का है तो उसका थोड़ा सुनवाई होता है या कोई किसी का इन्फ्लुएंस लेके जाता है। तो हम लोग किसी का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा, ग्रीवेंस है, तो हमारे पास जब वो आता है तो उनसे हम प्लेंट लेते हैं, मतलब कोई कंप्लेन रहेगा इस तरीके का तो उनसे लिखित लेते हैं और उनका जो रिवील करता है उसको हम लोग गुप्त रखते हुए उसका हम लोग जांच दे देते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे है तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये लेवल पे देते हैं। म्यूनसिपल प्रॉब्लम्स है तो म्यूनसिपल कमिश्नर के पास फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से जिस प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम लोग अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपकी जो ऐसे ये जो संस्था आप लोग रजिस्टर करते हो, ये चैरिटी कमिश्नर से रजिस्टर्ड होती है? मेरा जो संस्था है एक ट्रस्ट के हिसाब से है, चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से दिल्ली में ये रजिस्टर हुआ है और चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से हम लोग का उसमें मुझे गिन के 5 ट्रस्टीज़ है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है RD उपाध्याय, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय है RK पांडे और एडवोकेट किशोर जोशी जो बोरिवली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है वो भी है और एक रेलवे का एक सीनियर पर्सन है उपाध्याय जी, वो भी हमारे इसमें। हम लोग 5 ट्रस्टीज़ है ये संस्था में बेसिक में। अच्छा, अगर सपोज किसी को चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर किसी को आपको समझो बाहर से आपके चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर ज्वाइन होना हो या अगर हेल्प करनी हो तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस है? देखो, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन के करंट अकाउंट है नेशनल एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल का। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तो अभी कम से कम 11-12 साल से तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एक करंट अकाउंट है। हम लोग जो संस्था में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं तो हम लोग चेक में लेते हैं संस्था के नाम पे चेक्स वगैरह। जो लोग मदद करना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग उसको एकदम वाइट एंड ब्लैक में क्लियर कट, वी डोंट इन्वॉल्व इन कैश डीलिंग्स नहीं करते। जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम उसमें 501 का मेंबरशिप है, 501 का लाइफ मेंबरशिप का। वो फिर डिपेंड होता है, कोई 1000 रुपया देता है, जो 1250 देते हैं, जो 2500 भी कुछ लोग देते हैं, तो उसके हिसाब से वेरी होता है। लेकिन जो भी है हम लोग संस्था में ले रहे हैं वो सब चेक में ले रहे हैं और ये सब जो भी फंड इकट्ठा होता है तो संस्था का डे टू डे वर्किंग है। जो आम आदमी जो आता है, कोई ज़्यादा करके स्लम से लोग आते हैं जिसका प्रॉब्लम्स रहता है, कोई कब्जे का प्रॉब्लम रहता है या कोई स्लम में किसी का रूम का कोई तुड़वाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, तो ऐसे लोग के लिए हम लोग फ्री ऑफ चार्ज लड़ते हैं। तो उसके अंदर जो एडवोकेट का एडवाइजेस है और जो लेटर्स बनाना पड़ता है, जो स्टेशनरी लगता है, वो सब चीज़ के लिए जो खर्चा आता है तो संस्था अपना अकाउंट में से इसका यूज़ करते हैं। अकाउंट का जो पैसा है वो यूज़ करते हैं ऐसे कामों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के। अच्छा, अभी जैसे आपने रूम्स तोड़ने वगैरह की बात की, अभी आज देखा गया कि मुंबई में इतने स्लम्स हैं सब जगह पे और कई जगह पर अनऑथोराइज भी सब होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी संस्था कुछ करती है इसके? तो जो ओपन प्लॉट में जो हो रहा है ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओपन प्लॉट्स में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो रुकना ही चाहिए। वो उसके अंदर BMC के ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहता ही है।
लेकिन जो झोपड़पट्टी में अगर किसी ने, एक तो 14 फुट का तो परमिशन रहता ही है, लेकिन ऐसा मालूम, हमारे संस्था को ऐसा मालूमात है कि कोई भी झोपड़पट्टी में किसी का झोपड़ा टूटने आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, जिसको फैमिली बढ़ गया है, दो का 4 हो गया है, तो फैमिली बढ़ता है तो उनको रहने के लिए, सुविधा के लिए उन लोग एक माला बना देते हैं। तो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर हार्ड अर्न मनी वो लोग लगा के इधर उधर से लोन लेके वो लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन को करते हैं, तो जिसको रिपेयर बोलते हैं। उसमें भी बीएमसी वाले उनको डायरेक्ट तो रिपेयर परमिशन देता नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है, रिपेयर परमिशन का फॉर्म भरो, फॉर्म भर के उनको रिपेयर परमिशन मिलता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इसमें एक प्रोसीजर के हिसाब से आएंगे तो ही होता है, मतलब उनको थोड़ा अंडर हैंड डीलिंग्स करना पड़ता है तब जाके। तो ऐसे जो झोपड़पट्टी में जो बना रहा है इसको तो रेगुलराइज करना चाहिए। अगर किसी ने माला बनाया भी है उसको कुछ पेनल्टी मार के उसको रेगुलराइज कर दो या उसको परमिशन दे दो क्लियर कट। तो ये अननेसेसरी का जो करप्शन का बढ़ावा दे रहा है कि इसने 2 फुट मतलब 20 फुट बना दिया, 14 फुट परमिशन है और 16 फुट बना दिया, तो 2 फुट एक्स्ट्रा के लिए उसको दुनिया भर का परेशानी होता है। सब वजह से उसको थ्रेट्स का होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला है, कोई भी ऐसा लोग समाज सेवक जो अपने आप को बोलते हैं, इन लोग भी अगर उसको थ्रेटन करते हैं कि हम ये तोड़ देंगे, ये इलीगल है, 2 फुट इलीगल है, तो ऐसे जो आता है इसको बीएमसी रेगुलराइज करना चाहिए। कोई माइनर पेनल्टी मार के उसको रेगुलराइज कर दो। देखा गया है कि जो ओपन प्लॉट हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी के जिसको बोलते हैं, अभी आज प्लेग्राउंड हुआ, स्मशान भूमि हुआ या गार्डन हुआ, उसके ऊपर भी एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, पर उसके लिए कोई दिख रहा है, तो उसके लिए आपकी संस्था कुछ आगे करना चाहिए। देखो, इसमें हम लोग पहले तो क्या करते हैं, अभी 2-3 बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हमने उठाए। ये लिंक रोड के पास ग्रीन बेल्ट जोन, नो डेवलपमेंट जोन है, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। उधर एक बिल्डिंग बना हुआ है जो टोटल बिल्डिंग ही अनऑथराइज है, खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और पूरा बिल्डिंग के अंदर कम से कम 80 गाला है। पूरा बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है, वो 80 गाले को 100% स्लैब परमिशन दे दिया, मतलब सब पोटमाला बना दिया। और सरप्राइजिंग बात उसमें ये है कि इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं तो भी ये लोग ने ऑक्यूपाई किया है, और जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वाले लोकल वार्ड को मैनेज करके 80 पोटमाला बनाया, जिसके बारे में हमने विजिलेंस को जांच दिया है। और अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसका जांच जो किया है, दो महीने के ऊपर हो गया, उसका कोई कार्रवाई का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हमने इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को मांगा है कि इसमें क्या एक्शन लिया। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से ले लेते हैं। जैसे इलीगल बंगलोज है, अक्सा मड आइलैंड एरिया जो है टोटल CRZ एरिया है, वहाँ पर CRZ का वायलेशन होता है। 40-50 हज़ार में लैंड लेके 5-6 लाख रुपए खर्चा करके ये लोग 24 घंटे के अंदर बंगला खड़ा कर देते हैं। वो बंगला को फिर ज़्यादा से ज़्यादा BMC का मैं देखा हूँ कि 351 नोटिस मार के BMC उसको छोड़ देते हैं, और सामने वाला जाके कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं, और पड़ा रहता है। वो बंगले का जो वैल्यू है 5 लाख का, वो 50 लाख 1 करोड़ का वैल्यू हो जाता है। तो वहाँ पर अक्सा में हमने टोटल में कम से कम 54 इलीगल बंगलोज का ऊपर मैंने कंटिन्यूस जांच डाला है। उसमें मेयर ने एक काउंसिल फॉर्म किया था, इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस किया था। उसमें प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में मैंने इसको पेपर में छापा था। मतलब ये टोटली क्या है, इवन थ्रेट है। अभी INS अमला एयरफोर्स का बेस है, नेवी का बेस है वहाँ पर, उसके आसपास में कोई भी लोग लोकल ले लेता है, वहाँ पर बंगला बना दिया। रहने आता है कौन को हमने इसे भी राष्ट्रपति से हमने इसके बारे में हमने एक निवेदन दिया है कि ये पूरी चीज़ का जांच होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन जो देश के हैं, नेवी और एयरफोर्स, इसके आजू बाजू में जो लोग रहने को आ रहे हैं, इसका जांच होना चाहिए। वो भी टोटली इलीगल बंगलोस वहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है, और ये सब नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। अच्छा, अभी जैसे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी जैसे बारिश हुआ, बारिश में यहाँ पे पानी भर गए इतने सारे, तो उसके लिए आपकी संस्था ने कभी कोई ऐसा प्रयास किया कि उसमें कुछ पब्लिक को मदद हो, या उसके वजह? तो हमने ये बारिश के टाइम में जो पॉट होल्स होता है, ये भी आप देखेंगे कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स मलाड COD जंक्शन से जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स जाने का रास्ता है, उसमें डे नाइट रॉक्स का वो लोग कटिंग कर रहा था। उसमें एकदम हैबिटेड मैनर में कर रहा था कि कभी लैंडस्लाइड हो जाए, इसका डर था। तो हमने तुरंत इसको PWD मिनिस्टर और इम्पोर्टेंट अधिकारी को पॉइंट आउट किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि हमने उसके अंदर बोर्ड्स लगाया, और वहाँ पर आप देखे होंगे वो लोखंड के सब रॉड्स लगा दिया बड़ा बड़ा, ताकि अगर रॉक गिरता भी होगा तो ये रॉड्स उसको रोक देंगे। और बीच में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ भी था, तो ये रॉड सब ऑलमोस्ट बेंड हो गया, क्योंकि ऊपर से रॉक्स गिर गया। लेकिन अगर ये रॉड्स नहीं होते
पे ट्रैफिक के ऊपर आ जाता था और वहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था। उसी तरह से हम लोग ने गोरे को अपना नेशनल पार्क में जो दहीसर का जो रिवर बोलते हैं नेशनल पार्क रिवर, उसको हमने वहाँ आनंद भारती साहब थे फॉरेस्ट कंजर्वेटर, उनको हमने लेटर लिखा था कि ये रिवर का जो फ्लो है इसको हम लोग जो वेस्ट हो रहा है इसमें जो रिवर बेड है उसका डेप्थ बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें हर साल जैसा फ्लो होता है पानी का, स्ट्रीम्स के ऊपर से माउंटेन से पानी आता है उसके साथ जो मट्टी आता है क्ले आता है वो सब जम रहा है नीचे, और वो जो बेड है रिवर बेड है वो एवरी ईयर उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो उसको आप लोग मशीन के द्वारा जेसीबी लगा के वो पूरा मड और क्ले को निकालो। और हमने इंक्वायरी डाला तो आर सेंट्रल वार्ड ऑफिसर के मदद से फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने पूरा वहाँ का क्ले और मड और जो डेब्रिस था पूरा निकाला और पानी का जो डेप्थ है वो इंक्रीज किया और बहुत अच्छा काम हुआ। मतलब डे नाइट ऐसा काम करके कम से कम 2 हफ्ता उसने वहाँ पर ऐसा काम किया और पूरा रिवर का जो डेप्थ है वो इंक्रीज किया, जिसके वजह से अब भी बारिश हुआ था इतना फ्लडिंग नहीं हुआ जो उस टाइम में हुआ था, जो फ्लडिंग हुआ था प्रॉब्लम वो मिनिमाइज हुआ है। अभी भी वहाँ पर काम ये जो मैंने बोला था उसको ये साल में मानसून के पहले करना चाहिए था, हमने इसको निवेदन भी दिया था लेकिन इस टाइम में नहीं हुआ, लेकिन ये 2004-2005 में हुआ था। अभी क्राइम प्रिवेंशन की बात आती है तो क्राइम प्रिवेंशन आजकल देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों में भी एक क्रिमिनल माइंड हो गया है। कई लोग ऐसे हैं क्योंकि कुछ पैसे देकर किसी से भी कुछ काम करवा सकते हैं, तो क्राइम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आपकी संस्था क्या कर सकती है? एक हाल ही में हमारे पास एक ऐसा मैटर आया था जहाँ पर एक डोंबिवली पुलिस स्टेशन ने एक लड़के को जाली नोट के अंतर्गत आईपीसी सेक्शन के अंदर एक लड़के को पकड़ा था। लड़का अरेस्ट हो गया। उसको जब पुलिस ने उसको जब पकड़ा था तो 16 साल पुलिस को मालूम था ये नाबालिग लड़का है, लेकिन पुलिस ने उसको 20 साल बता के उसको आईपीसी के अंदर अरेस्ट किया और कल्याण अदरवाड़ी जेल में बंद था, सेंट्रल प्रिजन में, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ ये नाबालिग लड़का बंद था। हमारे पास ये प्रॉब्लम आया जब उसका पिताजी को ये लड़के ने जेल के अंदर से चिट्ठी लिखा और लड़का उसका पिताजी यूपी से हमारे पास आया, उनका एक नॉन रिलेटिव हमारे संस्था में मेंबर है, मेरे पास आया तो मैंने उसका प्रमाण सब मांग के मैंने इसके अंदर चीफ जस्टिस को और इम्पोर्टेंट जो जजेस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, इनको सब हमने लेटर डाला कि इसके अंदर री इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। लड़का जो है 16 साल का, उसको 20 साल बता के पुलिस ने उसको आईपीसी में अरेस्ट किया, तो उसमें री इन्वेस्टिगेशन हो गया एज का। उसमें जो मैंने एनक्लोज किया था लड़के का जो स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें वो 16 साल है, वो उसके हिसाब से वो लोग ने यूपी जाके जांच किया। जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया कि लड़का वाकई में 16 साल का है। तो पूरा चीज़ री इन्वेस्टिगेट होने के बाद लड़के को कल्याण जेल से भिवंडी रिमांड होम में डाल दिया। भिवंडी रिमांड होम में डालने के बाद हमने तुरंत एप्लीकेशन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जुवेनाइल कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के लड़के को कोर्ट में प्रोड्यूस करके लड़का ने गुनाह कबूल कर दिया और कोर्ट ने उसको 2000 रुपीज़ जुर्माने में केस को क्लोज कर दिया। और ये पूरी जांच मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में मैंने इसको पूरे मैटर को उठाया था साइमल्टेनियसली। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी कुछ 15 दिन पहला थाना पुलिस कमिश्नर को इसके अंदर नोटिस मारा है, जिसमें 4 हफ्ते के अंदर थाना पुलिस कमिश्नर को ये पूरी वाकया के अंदर उनको जवाब देना है। अच्छा, अभी आसपास के इलाकों में जैसा देखा गया है कि करप्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो करप्शन के लिए एक आदमी कैसे लड़ सकता है? देखो, पहला चीज़ तो क्या है, करप्शन एंड टेररिज्म बोथ आर ब्रदर्स। हमारे हिसाब से करप्शन जब बढ़ता है, करप्शन का पैसे से ही टेररिज्म आता है। तो अगर आज के तारीख में आप ये जो ब्लास्ट वगैरह सब हुआ है, इसका रूट है करप्शन। पब्लिक सर्वेंट्स करप्ट होते हैं, उनको कोई भी पैसा दे देता है, तो जो चीज़ इंटेलिजेंस जो यूज़ करना है या जो इन्फॉर्मर्स है, सब चीज़ करप्शन के अंदर लिप्त है। और इसलिए करप्शन को रोकना चाहिए, तभी ये नेशन आगे बढ़ेगा। सब चीज़ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आज के सोसाइटी में, जो भी टेररिज्म हो रहा है, ये सब रूट कॉज उसका करप्शन है। और हाल ही में आईपीएस ऑफिसर वाईपी सिंह ने भी बोला है कि ये जितना अभी जो ब्लास्ट हुआ है, उनके हिसाब से कुछ 5-6 बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है सब स्पॉन्सरिंग में। मतलब रूट में हम लोग जाके 1-2 जन को अरेस्ट करेगा जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसमें जो जिसने कंस्पिरेसी किया है वो कभी पकड़ा नहीं जाता है। और आप देखेंगे इवन 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट है, आज तक उसमें से किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। अपना इंडियन जुडिशियल प्रोसेस भी इतना स्लो है कि 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट का लोग हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं हुआ है। तो अभी ये इसको कभी सज़ा होएगा, कभी पकड़ेंगे, कभी सज़ा होगा।
मतलब इस तरीके का काम चलता होगा। अभी इसके अंदर सुझाव है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, जो करना है तो ऑन द स्पॉट उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल चालू करके 2-3 महीने के अंदर जजमेंट लेके आ सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंस रहना चाहिए। और यहाँ पर पॉलिटिकल विल की सवाल है। जो चीफ रहता है स्टेट का, उसके अंदर पॉलिटिकल विल चाहिए ये सब चीज़ रोकने के लिए। अगर उनके पास विल है तो उनका पब्लिक सर्वेंट जो भी है, पुलिस डीजीपी है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये सब लोग उसके अंदर टोटल सीरियसनेस से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेगा। नहीं तो ये चीज़ फिर मतलब बम्बई की पब्लिक भी ऐसा है कि आप देखेंगे जो ब्लास्ट हुआ उसका 24 घंटे के बाद वही ट्रेन चल रही है और पब्लिक भी उतना भूल जाता है। ये पब्लिक का नेगले ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये किसी को ये नहीं है कि खतरा है, मतलब अभी इतना बिजी शेड्यूल हुआ है बॉम्बे सिटी में कि पब्लिक भी क्या है कंटाल गई है सब चीज़ों से। और मतलब वो भय का वातावरण बिल्कुल नहीं है। बम्बई में बड़े बड़े चीज़ हुआ है जिसमें भय का वातावरण, इवन फ्लडिंग हुआ था उसके बाद 48 घंटे के अंदर पब्लिक ने तो सब चीज़ भूल के सब अपनी आम जिंदगी में फिर से आ गया। मतलब उसके अंदर कोई चेक मेजर्स नहीं है। फ्लडिंग का भी है। अभी ये टाइम जो 2-3 दिन में फ्लडिंग हुआ था उस टाइम में लास्ट टाइम का कमिश्नर ने इतने सारे फंड यूज़ हुआ है, करोड़ों का पैसा यूज़ हुआ है ये सब डेब्रिस निकालने के लिए और जो ड्रेन्स को सब क्लियर करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए जो करोड़ों रुपया कॉरपोरेशन ने खर्चा किया वो सब कहाँ चला गया। इवन हाई कोर्ट ने इसके अंदर स्ट्रिक्चर्स पास किया है कि ऑल दिस मनी विच हैज़ बीन यूज्ड इट इज़ गॉन डाउन द ड्रेन। बिकॉज जो प्रॉब्लम है 2 दिन कंटिन्यूसली अगर बारिश आ गया तो बॉम्बे इज इन फ्लड्स। मतलब पहला जो हमारे साथ जो हुआ था लास्ट ईयर में उससे हमने कुछ सीखा ही नहीं। तो मेन चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। ये जो हर चीज़ आप देखेंगे पॉलिटिशियंस के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसलिए पॉलिटिशियन जो टॉप में है उन लोग अगर सीरियसली लिया है हर चीज़ को, चाहे वो फ्लडिंग का हो या ब्लास्ट का जो इश्यूज़ है ये सब चीज़ का, उन लोग ने अगर इसको सीरियसली ले लिया फ्रॉम दी हार्ट तब जाके ये सब चीज़ सुधर सकती है। में बीएमसी स्कूल्स जो हैं उसमें इतने प्रॉब्लम्स है क्योंकि आज तक देखा गया कि बीएमसी के स्कूल के बच्चे कभी ऊपर आए ही नहीं और स्टडीज़ में हमेशा पीछे ही रहे। तो आखिर उसकी क्या वजह है? बीएमसी में जो बच्चे जाते हैं वो सब लो इनकम या पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो लोग हैं, जो स्लम्स में जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा करके बीएमसी में पढ़ने के लिए जाते हैं। जिसका मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास है ये सब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। तो जो तबके के लोग हैं उनके एक तो माँ बाप भी जो रोज़मर्रा का डे टू डे लिविंग के लिए उनको जो एग्जिस्टेंस के लिए उनको भागदौड़ करना पड़ता है। डे टू डे वेजेस में कोई डेली वेजेस में काम करता है, कोई किसी के घर में बर्तन मांज के काम करता है। उन लोग इतना हार्ड अर्न मनी से उन लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। और स्कूल में ये देखा जाता है कि इस बीएमसी के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ही कमी रहती है। मतलब स्कूल्स में बैठने के लिए जगह नहीं है। आप देखेंगे म्यूनसिपल स्कूल्स में जो अभी मलाड में भी ऐसे हम लोग ने स्कूल्स का दौरा किया था। हमारा एक एक्टिविस्ट है जो एक सीनियर सिटीज़न है कृष्णा शेट्टी करके, पुष्पा पार्क में रहते हैं। उन्होंने इसके लिए इतना लड़ा है। म्यूनसिपल स्कूल्स के अंदर जो कंडीशंस है, मतलब बच्चे लोग को नीचे बैठ के सिखाता है और छत के ऊपर से सब पानी टपक रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर्स है, जो लाइव वायर सब लटक रहा है, मतलब टोटल बच्चे लोग एकदम रिस्क पे रहते हैं। तो ऐसा कंडीशन में एक तो बच्चे को जो मन से पढ़ना है वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको बाहर बैठने की जो जगह है, जो सुविधा है वही सही तरीके से नहीं है। और एक चैरिटेबल जैसा हो जाता है कि मेहरबानी खाते में म्यूनसिपल फीस बहुत कम है, इसके लिए कि ज़्यादा तुम अपेक्षा मत रखो, इसलिए सब बेसिक ही मिल जाता है। ये आदमी जो असली पढ़ाई करना है तो प्राइवेट स्कूल में जाओ, ऐसा एक मैसेज भी मिल जाता है उसमें। दर्शकों, आपने सुना इनसे कि इनकी संस्था के क्या क्या कार्य हैं, तो देखते रहिए एसटीवी का ऑनलाइन शो। दर्शकों, हम फिर एक बार आपको बता दें कि अगर आप किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, आपके पास होने वाले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन अगर आप करते हैं तो हमें अवश्य बताएं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य से हमारे इस ऑनलाइन शो के जरिए उसे टेलीकास्ट करेंगे। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप खाने के शौकीन हैं, जी हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हैं और खाना बनाना अच्छी तरह जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी रेसिपीज किसी और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं।
हमारी कैमरा टीम आपके यहाँ आएगी और आपके द्वारा बनाई हुई रेसिपीज को दूसरे व्यूअर्स तक शेयर करेगी।